हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद हम कैसे करते हैं, आज हम इसके बारे में जानते हैं। उससे भी पहले हम इसकी पहचान को देखेंगे। आखिर इसको हम पहचानेंगे कैसे। पहचान क्या है इसकी? हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसके अलावा या था, ए थे, आ था, आदि शब्द आते हैं। मतलब ऐसे ही शब्द रहेंगे तो हम कैसे समझेंगे क्या है पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसकी अगर हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए, हेल्पिंग वर्ब में हम केवल हैड का प्रयोग करते हैं। हैड ही एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब है जिसका हम पास्ट परफेक्ट टेंस में प्रयोग करते हैं। और अगर मेन वर्ब की बात की जाए, वर्ब की बात की जाए, तो हम इसमें जो है वर्ब के साथ हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमेशा हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। और अब हम इसके अलावा चलते हैं सिंपल सेंटेंस पर। सिंपल सेंटेंस को हम देखते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस कैसा होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे इसका। सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है, सब्जेक्ट के बाद हम हेड का प्रयोग करते हैं। हेड के प्रयोग के बाद फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के बाद एक्सेट्रा में अगर कुछ आता है तो उसको भी हम लिख देते हैं। ध्यान देंगे दोस्तों, यह टेंस जो होता है इसमें और भी नियम होते हैं, हम इसको और आगे बताएंगे। लेकिन आप इस स्ट्रक्चर को एकदम अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा पहले, क्योंकि हमें इसका प्रयोग अभी और आगे मिलने वाला है। तो हम इसको सबसे पहले ध्यान देंगे। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। रमेश अपने घर पहुंच चुका था। रमेश अपने घर पहुंच चुका था। रमेश अपने घर पहुंच चुका था। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले? रमेश, उसके बाद हेड के बाद रीच माने पहुंचना, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड। रमेश हैड रीच्ड ऑब्जेक्ट अपने घर हिज होम। फुल स्टॉप। दोस्तों अगर निगेटिव आता है तो निगेटिव में हम हेड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस अगर हमारा निगेटिव होता है तो हम हेड के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। और इसके अलावा अगर सिंगल इंट्रोगेटिव आता है तो हम हेड को हेड के स्थान से हटाकर सब्जेक्ट के पहले कर देंगे, अर्थात हम यहां पर इसको लिख देंगे। यहाँ हेड को हम इसके स्थान पर लिख देंगे। और अगर नॉट भी आता है नॉट को हम यहीं पर रहने देते हैं। इसके अलावा अगर डबल इंट्रोगेटिव आता है तो डबल इंट्रोगेटिव को हम जो बीच में प्रश्नवाचक शब्द मिलता है हम उस हेड के पहले ही लिख देते हैं। इस हेड के पहले ही लिख देंगे, ठीक। और क्योंकि अब इसमें और भी नियम है, हम उस नियम को देखेंगे। हम इसको इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपने अभी तक सभी वीडियोस में इस तरह के नियम पढ़े हैं। हम इस नियम को छोड़ते हैं। इस नियम में इस टेंस में कुछ अलग से नियम है। हम उस नियम को आज पहले देखेंगे। वो नियम क्या है आज हम देखते हैं। देखते हैं हम। एक होता है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य कैसा वाक्य होता है जिसमें दो या दो से अधिक क्लास मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण करें।
वही क्या होता है, संयुक्त वाक्य होता है। इसमें जो है कुछ अलग से नियम आते हैं, जैसे इनमें दो क्लाज, दो छोटे छोटे वाक्य मिलकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्लाज क्या है, क्लाज और सेंटेंस में डिफरेंट क्या है। सेंटेंस में डिफरेंट क्या है, देखिए क्लाज, क्लाज मतलब इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है, और इसमें भी सेंटेंस में भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होता है। लेकिन क्लाज जो होता है यह एक छोटी इकाई है, यह छोटा सेंटेंस होता है, और सेंटेंस जो है यह एक सेंटेंस होता है, और इसमें सेंटेंस सॉरी क्लाज जो होता है एक छोटा सेंटेंस होता है। हम कई क्लाज को मिलाकर एक नए सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन हम कई सेंटेंस को मिलाकर एक क्लाज का निर्माण नहीं कर सकते हैं। यही होता है क्लाज, और ये होता है सेंटेंस। और सेंटेंस जो होता है वो बड़ा होता है, हम 2-3 सेंटेंस को मिलाकर एक नया सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन हम 2-3 सेंटेंस को मिलाकर एक क्लाज नहीं बना सकते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आप लेटर से वर्ड बना सकते हैं, लेकिन वर्ड से लेटर नहीं बना सकते हैं, ठीक वैसे ही यह भी है। क्लाज से हम सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन सेंटेंस से क्लाज नहीं बना सकते हैं। क्लाज जो होता है वो छोटा है, और सेंटेंस जो होता है वो बड़ा है। तो देखते हैं अब हम इसमें दो नियम मिलेंगे हमें। दो नियम कौन से हैं संयुक्त वाक्य में? सबसे पहले हम देखेंगे ये बिफोर का रूल होता है। बिफोर, बिफोर को हिंदी में हम बोलते हैं पहले अथवा पूर्व। बिफोर को क्या बोलेंगे? पहले अथवा पूर्व। अब हम देखते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसमें दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस होते हैं। हिंदी में अगर देखें तो पहला सेंटेंस हो जाता है हमारा, और यहाँ पर पहले लिखा होता है या फिर पूर्व लिखा होता है, और फिर दूसरा सेंटेंस होता है हमारा। तो हम अनुवाद करते समय, इसका ट्रांसलेशन करते समय हमेशा दूसरे वाले सेंटेंस का अनुवाद पहले करते हैं। दूसरे सेंटेंस का अनुवाद हम सबसे पहले करेंगे, क्योंकि ये पहला क्लास हुआ हमारा, ये दूसरा क्लास हुआ, और दोनों क्लासों को जोड़ने के लिए पहले या पूर्व शब्द का प्रयोग होता है हिंदी में, लेकिन हम इंग्लिश में बिफोर का यूज करते हैं। जब इंग्लिश हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम दूसरे सेंटेंस को अर्थात कैसे कर देंगे, 2 + बिफोर + 1, मतलब हमको इस क्रम में लिख देना है, दूसरे को पहले और पहले वाले को बाद में लिख देना है। और उसके बाद जो पूर्व अर्थात पहले शब्द आया है हम उसको पहले लिख देंगे, सॉरी बीच में लिख देंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए। अब अगर इसका और हम इस स्ट्रक्चर को और अगर फैलाएं तो और क्या हो सकता है, जो ये दूसरा सेंटेंस हमने लिखा है अर्थात बाद वाला जो दूसरे नंबर पर है, उसको अगर हम पहले करेंगे तो वो किस टेंस में होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। लेकिन इसके बाद फिर हम तुरंत बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर के बाद तब हम जो हमारा पहला सेंटेंस था उसको बाद में करेंगे, और बाद में करने के बाद हम क्या करेंगे? बाद में लिखने के बाद हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में, हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। इसका प्रयोग हम किस में करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। देखिए दोस्तों, ये टेंस ऐसा होता है, इसमें दो टेंस मिलकर तब एक टेंस का निर्माण करते हैं, अर्थात दो टेंस मिलकर एक सेंटेंस बनाते हैं। एक ही सेंटेंस में हमको दो टेंस मिलते हैं। अब देखते हैं अगर इसको हम थोड़ा सा और दूसरे हिसाब से लिखें, अगर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही लिखना हो हमको तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद परफेक्ट टेंस में आते हैं तो क्या लगेगा? हेड लगेगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर ईटीसी में कुछ है तो हम लिख देते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं, प्लस बिफोर, बिफोर के बाद हम फिर से अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर लिखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं,
सब्जेक्ट के बाद वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की दूसरी अवस्था लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ एक्सेट्रा में होता है तो लिखते हैं, अदरवाइज फुल स्टॉप लगाते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। हमने देखा कि ये जो हिंदी स्ट्रक्चर था हमारा, हिंदी में, ये हमारा हिंदी में है। ये किस में है? हिंदी में है। हिंदी में हमको ऐसे ही मिलेगा। तब हम इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले दूसरे वाले को पहले पर लाएंगे और पहले वाले को दूसरे पर लेकर जाएंगे। उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस होगा अर्थात जो हमने पहले लिखेंगे उसको पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। लिखने के बाद हम बिफोर का प्रयोग करेंगे, बिफोर के बाद तब हम पहला लिखेंगे, वो भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। टेंस चेंज हो रहा है, 2 टेंस हो गए हैं इस बार। अब इसके बाद हमने स्ट्रक्चर लिख दिया है। अगर आपको स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया होगा तो अब हम अनुवाद की तरफ चलें, और उम्मीद करता हूं कि अगले समझ में आ जाएगा आपको, तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। बड़े बड़े अनुवाद बिल्कुल तुरंत कर लेंगे आप। देखते हैं हम, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। सोने से पहले वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। हमारा पहला सेंटेंस है सोने से पहले, दूसरा क्या है? वह अपनी किताब पढ़ चुकी थी। तो सबसे पहले हम दूसरे को पहले करेंगे और किस टेंस में करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखते हैं, सी हैड पढ़ना, रीड की थर्ड फॉर्म रेड। सी हैड रेड अपनी किताब, हर बुक। अब उसके बाद हम कनेक्टिव वर्ड अर्थात बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर, सोने से, सो कौन रहा है? वह। जो पहले वाक्य का सब्जेक्ट है वही दूसरे वाक्य का भी सब्जेक्ट रहेगा। सी स्लेप्ट। स्लेप्ट हमने इसलिए लिखा क्योंकि यह सेंटेंस हमारा दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। एक चीज और दोस्तों, अगर इसमें भी हमको निगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस मिलता है, निगेटिव या इंट्रागेटिव सेंटेंस मिलता है, तो हम क्या करेंगे? हम अपने इस पहले वाक्य को ही, ये जो हमारा पहला वाक्य है जो हमने पहले लिखा है, इसी सेंटेंस को हम निगेटिव इंट्रागेटिव बना सकते हैं। हम पहले वाले सेंटेंस को ही इंट्रागेटिव या फिर निगेटिव बना सकते हैं। हम दूसरे सेंटेंस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा सेंटेंस हमारा सिंपल ही रहेगा, हमको पहले में ही बनाना पड़ेगा। निगेटिव इंट्रागेटिव दोनों पहले ही बनाना पड़ेगा हमें। ठीक, अब हम देखते हैं इसमें एक नियम और आता है। एक नियम और आता है, जैसे अभी हमने देखा बिफोर, बिफोर का अर्थ पहले या पूर्व हुआ, तो इसमें एक नियम और आता है। वो नियम कौन सा है? यहां पर इसमें एक नियम और आता है। वो नियम कौन सा है? आफ्टर, AFTER। आफ्टर को हिंदी में बोलते हैं बाद या फिर पश्चात, बाद या पश्चात। ये जो है इसमें भी देखेंगे हम, यह भी सेम ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसका टेंस में चेंजिंग होती है। इसके टेंस में जो है वो थोड़ा सा चेंजिंग होती है। कैसे चेंजिंग होगी? दूसरा सेंटेंस हम पहले ही करते हैं। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट, लेकिन ये टेंस कौन सा रहेगा पहले ये समझ लेते हैं हम। इस बार सबसे पहले हमको क्या करना होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को क्या करना होगा? पहले करना होगा, प्लस आफ्टर लिखना होगा हमको। आफ्टर लिखने के बाद तब हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे। इस बार देखिए दोस्तों, बिल्कुल टेंस उल्टा हो गया है। पिछले वाले में हमारा क्या था? पास्ट परफेक्ट पहले था, पास्ट इंडेफिनिट बाद में था। लेकिन इस बार जो है हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट पहले है और पास्ट परफेक्ट बाद में है। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद हम
वर्ब लिखते हैं, वर्ब की सेकंड अवस्था का प्रयोग करते हैं अर्थात थर्ड सेकंड फॉर्म। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ एक्स्ट्रा रहता है तो लिखते हैं। इसके बाद हम आफ्टर का प्रयोग करेंगे। आफ्टर, आफ्टर लिखने के बाद हम फिर से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेड अर्थात पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे। सब्जेक्ट, हेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट के बाद फिर से हम ईटीसी का प्रयोग करेंगे अगर आया है तो, उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। अब हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। सूर्य डूबने के बाद मैं घर पहुंचा। अब हम यहां देखते हैं, अब देखिए यहां पर बाद आ गया है, तो हम सबसे पहले दूसरे सेंटेंस का अनुवाद पहले करेंगे। और किस टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। क्या होगा? आई रीच माने पहुंचना, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड होम, आई रीच्ड होम, वो भी कब? फिर उसके बाद अब आफ्टर लिखेंगे। आफ्टर सूर्य डूबने के बाद, सूर्य डूबने के बाद मतलब आफ्टर द सन हैड सेट, आफ्टर द सन हैड सेट। हमने देखा कि हमने जो है इस बार एकदम टेंस को उल्टा कर दिया था। किसमें? मतलब जब आफ्टर का नियम और बिफोर का नियम हम पढ़ेंगे तो दोनों के नियम में डिफरेंट है, दोनों का नियम जो है वो अलग अलग है। अलग बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, बस केवल हमने इसके टेंसों को परिवर्तित किया है, अर्थात बिफोर वाले से आफ्टर वाला जो है टेंस में परिवर्तन हो जाएगा। अर्थात जिस टेंस का अनुवाद हम बाद में करते थे, पहले करते थे, उसको इस बार हमने क्या कर दिया है? पहले किया है, और जो पहले था उसको हमने इस बार बाद में कर दिया है। तो अब अगर इससे रिलेटेड ऐसे इस तरह से अनुवाद कोई भी अगर हमको मिलता है तो हम इसी तरह से जैसे हमने किया है आप भी इसी तरह से कर सकते हैं।